जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने उसी वक्त उसे धोखा देने का फैसला किया जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर कोई मुझे दिलहीन, बेशर्म और घटिया इंसान कहता था, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिलता था। मैंने उसे छोड़ दिया और एक ड्रग टेस्टर बनने का रास्ता चुन लिया। इसके बाद 3 साल बाद जब मेरी ड्रग टेस्टिंग की जिंदगी खत्म हुई, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। क्योंकि इन 3 सालों की ड्रग टेस्टिंग ने मेरे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को बुरी तरह खराब कर दिया था और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे उस धोखे के पीछे की सच्चाई पता चले जिसे मैंने जानबूझकर रचा था, और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए, जिस वजह से मुझे यह राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना था। मिस्टर लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज बुक किया है उसकी कुल कीमत 86,000 युआन है। यह सुनकर मैं अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन ही बचे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब एक सम्मानजनक तरीके से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन है। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों बाद दे सकता हूँ? जिस पर सामने वाला कहता है, मिस्टर लिन, आपके पास बाकी रकम चुकाने के लिए 1 महीना है। 36,000 युआन सिर्फ 1 महीने में कमाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी शायद एक तरीका अभी बाकी था। इसके बाद उसी रात मैं जिंक सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट के बाहर पहुंचता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे दरवाजे पर ही रोक देते हैं, जिस पर मैं बाहर पूरे 3 घंटे इंतजार करता रहता हूं। फिर जब अंदर के लोग निकलना शुरू करते हैं तब मैं उसे देखता हूं। लू रुयान गुयान चेन का हाथ थामे बड़ी शान से बाहर निकलती है। पास खड़ा एक यंग मास्टर खुशामद करते हुए कहता है, अचन, मैनेजर लू तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छी है। उसने एक वॉच पर 80 मिलियन युआन खर्च कर दिए और एक बार भी नहीं सोचा। जिसके जवाब में रुआन मुस्कुराते हुए कहती है, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए मेरे लिए हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए और ये मेरा वादा है कि हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। यह सुनकर मैं उन्हें एक ब्लैक कार की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं, जिस पर मैं अचानक जोर से आवाज लगाता हूं, लू रुयान। मेरी आवाज सुनते ही लू रुयान पलटकर मेरी तरफ देखती है और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं चमकती हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ गहरी नफरत बचती है। मैं उसके पास जाता हूं, अपनी कलाई से एक शेल ब्रेसलेट उतारता हूं और कहता हूं, लू रुयान, मैं अभी इसी वक्त इस ब्रेसलेट के बदले 36,000 युआन चाहता हूं। यह वही ब्रेसलेट था जिसे उसने हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में बीच से उठाए गए शेल्स से अपने हाथों से बनाया था। उस वक्त उसने मुस्कुराते हुए कहा था, लिनबे, मुझ पर भरोसा करो, एक दिन तुम इसी ब्रेसलेट के बदले दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझसे ले सकोगे। मेरी बात सुनते ही लू रुयान झपटकर ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लेती है। उसकी आंखें ऐसे दिख रही थीं जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाएगी। लिनबे, 3 साल बाद दिखाई दिए हो और आते ही पैसे मांगने लगे। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूं, अगर नहीं हो सकता तो रहने दो। वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। असल में मैं सिर्फ मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता था, ताकि उसकी शक्ल अपने दिल में हमेशा के लिए बसा सकूं। यह कहकर मैं ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन लू रुयान सीधे उसे जमीन पर फेंक देती है, जिस पर आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं। क्या यही वो स्कमबैग है जिसने मैनेजर लू को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना था जब मैनेजर लू अपना बिजनेस शुरू कर रही थी, तभी उसे अचानक हार्ट फेलियर हुआ था और हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई थी, लेकिन इसने उसे छोड़ दिया और किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भाग गया। अब जरूर पछता रहा होगा, तभी इतनी बेशर्मी से वापस आया है। अगर मैं मैनेजर लू की जगह होता तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। सही कहा, यह आदमी बहुत घमंडी है। जो कुछ वो कह रहे थे वह ऊपर से देखने पर सच ही था, लेकिन उस सच्चाई के नीचे छिपी असली कहानी कोई नहीं जानता था। उस समय जब लू रुयान को हार्ट फेलियर हुआ था और उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, तब मैंने हर जगह भाग दौड़ की और आखिरकार उसके लिए एक मैचिंग हार्ट ढूंढ लिया। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा हुआ इंसान था, लेकिन उसके पिता ड्रग रिसर्च के दीवाने थे और अपने बेटे का हार्ट डोनेट करने के बदले उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी, मुझे उनकी नई एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का टेस्टर बनना होगा। मैं जानता था कि लू रुयान कभी भी मुझे ड्रग टेस्टर बनने की इजाजत नहीं देगी, जिस वजह से मैंने किसी की मदद लेकर चीटिंग और अबैंडनमेंट का पूरा ड्रामा तैयार किया। तभी अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठता है, मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन मैं अपने दांत भींचकर आवाज निकलने से रोकता हूँ। इसके बाद मैं नीचे झुकता हूँ, टूटे हुए शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाता हूँ, उन्हें अपनी पॉकेट में रखता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ। लेकिन तभी एक अमीर दिखने वाली महिला मेरा रास्ता रोक लेती है। उसके हाथ में कैश का एक बड़ा बंडल था। वह कहती है, सुना है पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। ये लो 10,000 युआन, अपने कपड़े उतारो और सबको दिखाओ कि तुम कितने बेशर्म हो। जिस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी दूसरा इंसान भी 10,000 युआन फेंक देता है। अगर कम है तो मैं और 10,000 देता हूँ। स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगता है। मैं वहां से निकलना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर लू रुयान और गुयान कार में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक कोई मेरे कपड़े खींचना शुरू कर देता है। इतना बेशर्म इंसान शर्माने का नाटक क्यों कर रहा है?
इसके सारे कपड़े उतार दो। जिस पर मैं खुद को बचाने के लिए नीचे बैठ जाता हूँ और अपने शरीर को कसकर पकड़ लेता हूँ, लेकिन तब तक मेरे कपड़े फट चुके थे और शरीर का बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा था। मेरी नजर धुंधली होने लगती है। तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ये लू रुयान की आवाज थी, जिसे सुनकर भीड़ तुरंत पीछे हट जाती है। अगले ही पल उसके शरीर की गर्माहट लिए एक जैकेट मेरे ऊपर डाल दी जाती है। फिर वह मुझे घूरते हुए पूछती है, लिन बेनबे, बिंग कहाँ है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था और विदेश चले गए थे? क्या उसने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है? जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, वो मुझसे बोर हो गया और मुझे छोड़ गया, लेकिन मैं भी सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आगे मुस्कुराकर कहता हूँ, वैसे मेरे साथ एक रात बिताने की कीमत सिर्फ 10,000 युआन है। मैनेजर लू, ट्राई करोगी? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या तुम इतने सस्ते हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? जिस पर मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, हाँ। तुरंत वह अपने असिस्टेंट को 1,00,000 युआन लाने का आदेश देती है और फिर पूरा बंडल मेरे चेहरे पर फेंक देती है। नोटों का तेज किनारा मेरे गाल को काट देता है। इसके बाद वह ठंडी आवाज में कहती है, मंथली रेंट लेने पर डिस्काउंट तो मिलता होगा, है ना? आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और पूरे 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। यह कहकर लू रुयान गुयान चांग के साथ कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। जिस पर मैं जमीन पर पड़े 1,00,000 युआन उठाता हूँ और खुद पर कड़वी हंसी हंसता हूँ। कम से कम मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। एक ही दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए पैसे कमा लिए थे। इसके बाद मैं फ्यूनरल सेंटर वापस जाता हूँ, पैसे जमा करता हूँ और फिर टैक्सी लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता हूँ जो लू रुयान ने छोड़ा था। जैसे ही मैं चुन शानहू शियाओ पहुंचता हूँ, बटर मुझे सर्वेंट के कपड़े पकड़ाता है। जल्दी बदलो, मैनेजर लू ने कहा है कि आज रात तुम्हें उसके कमरे के बाहर पहरा देना है। जिस पर मैं कपड़े बदलता हूँ और दूसरे फ्लोर पर बने बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन कमरे के पास पहुंचने से पहले ही अंदर से अजीब सी मॉर्निंग साउंड्स सुनाई देने लगती हैं। मैं वहीं जम जाता हूँ। वो आवाजें अदृश्य ब्लेड्स की तरह मेरे दिल में एक एक करके चुभने लगती हैं। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है। लू रू या नाइट गाउन पहने बाहर खड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई हाई किस साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझे घूरते हुए कहती है, दूसरों की खुशी की आवाजें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनना कैसा लग रहा है? मैं समझ चुका था कि यह सब उस कथित धोखे का बदला था जो मैंने उसे दिया था। जिस पर मैं कमजोर पड़ने की बजाय मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस्टर गु शायद थोड़े शाई हैं। मैनेजर लू ने इतना पैसा खर्च किया है, अगर चाहो तो मैं पर्सनल लेसन भी दे सकता हूँ। बेशर्म, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? बिल्कुल, पैसों से किसे दिक्कत होती है? यह सुनकर वह घृणा से मुझे देखती है। तुम बहुत गंदे हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी जानवर को तुमसे दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी उसकी बात समझ भी नहीं पाता। तभी लू रुयान ठंडी आवाज में आदेश देती है, इसे बैकयार्ड में ले जाओ और सैब्बो के साथ बंद कर दो। जिस पर 2 सर्वेंट्स तुरंत मुझे पकड़ लेते हैं और बैकयार्ड की तरफ घसीट कर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि सैब्बो एक बेहद खतरनाक तिब्बती मास्टिफ है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि बचपन में ऑर्फनेज में मुझे एक डॉग ने काट लिया था और तभी से मुझे कुत्तों से बहुत गहरा डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे अंदर मत बंद करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जिस पर लू रुयान की ठंडी आवाज फिर सुनाई देती है, लिनबे, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे? अब डर क्यों रहे हो? जिस पर मैं कड़वी हंसी के साथ कहता हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इतनी परवर्टेड चीज के लिए तुम्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे तुमने दिए हैं वो काफी नहीं है। यह सुनकर लू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, तो मैं और 1,00,000 युआन जोड़ देती हूँ, इसे अंदर बंद कर दो। जिस पर सर्वेंट्स जबरदस्ती मुझे धक्का देकर केज के अंदर बंद कर देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब गुयान चेन कपड़े बदलकर बाहर आता है तो वह एक अजीब नजारा देखता है। बॉडीगार्ड्स मुझे उठाकर ले जा रहे थे, जबकि लू रुयान उनके साथ घबराई हुई दौड़ रही थी। यहां तक कि जल्दबाजी में उसने गुयान चेन को टक्कर मारकर गिरा भी दिया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह देखकर गुयान चेन की नजर मुझ पर टिक जाती है और उसकी आंखों में जलन और क्रूरता की एक चमक उभरती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूं तो खुद को एक मुलायम बेड पर लेटा हुआ पाता हूं। मेरी कैलफ पर लगे घाव पर बैंडेज बंधी हुई थी। वहीं पास में बूसयान शेनान खड़ा था। मुझे जागते देखकर वह तेज और ठंडी आवाज में कहता है, लिनबे, जब तुमने मरती हुई रुआन को छोड़ दिया था और उसे वेडिंग रूम में अकेला छोड़कर चले गए थे, तब वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि वो लगभग मर ही गई थी? जब मैं वहां पहुंचा था तब वो पूरे फर्श पर खून उगल रही थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, और जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, एक डॉक्टर आकर बताता है कि उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? वो तुम्हें ढूंढने निकल गई। वो कहती थी कि अब वह ठीक हो गई है, इसलिए तुम उससे नफरत नहीं करोगे। वो कहती थी कि वो खूब मेहनत करेगी और तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी देगी।
लेकिन तुम उसे छोड़कर विदेश चले गए और वहां मौज मस्ती करते रहे। क्या तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर रुआन कितनी बुरी तरह रोई थी? यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में मेरा दर्द लू रुयान से बिल्कुल कम नहीं था। मैं उस अंधेरी बिना खिड़की वाली लैब में कैद था, जहां हर दिन सिर्फ पिल्स, ड्रग एक्सपेरिमेंट्स और दर्द मेरा इंतजार करते थे। मैंने लू रुयान के साथ रहने और उसके दिल तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगाए थे, और अब जब हम शादी के करीब पहुंच चुके थे तभी मैं वापस आया था, लेकिन पैसों के लिए नहीं। मैं कहना चाहता था कि मैं मरने वाला हूं और सिर्फ आखिरी बार लू रुयान को देखने आया हूं, लेकिन आखिर में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी अचानक गुयान चैन बेड से उठता है और बिना किसी चेतावनी के मुझे पकड़कर खींच लेता है। अगले ही पल वह अपना सिर दीवार पर दे मारता है। धड़ाम। उसके माथे से चमकीला लाल खून बहने लगता है। उसी समय लू रुयान कमरे में दौड़ती हुई आती है। वह फौरन गुयान चेन को संभालती है और घबराकर पूछती है, एचन, तुम ठीक हो? जिस पर गुयान चेन कांपती आवाज में कहता है, रुयान, लिनबे ने मुझे धक्का दिया। यह सुनकर मैं वहीं जम जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुयान चेन मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाएगा। मैं कुछ समझाने ही वाला था कि तभी धड़ाम। लू रुयान मुझे जोरदार लात मारती है। अगर अचेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यह कहकर वह तुरंत गुतियान चेन को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर गया। फिर बटलर कुछ लोगों को लेकर कमरे में आता है। जिस तरह वे मुझे पकड़कर ले जाते हैं, ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने पर गुयान चेन के सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी। वह बेड पर कमजोर बनकर लेटा था। लू रुयान की आंखों में उसके लिए चिंता और दर्द भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, वह दर्द तुरंत नफरत में बदल जाता है। घुटनों के बल बैठो और अचैन से माफी मांगो। जिस पर कई लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती घुटनों पर गिरा देते हैं। मैं अब संघर्ष करना छोड़ चुका था। मेरी आंखों में सिर्फ मौत जैसी खामोशी बची थी। मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुका हूँ। अब मैं सिर्फ किसी शांत जगह पर जाकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही लू रुयान का दिल अनजाने में कांप उठता है, लेकिन अगले ही पल वह बेड के पास रखा कप उठाती है और पूरा पानी मेरे चेहरे पर फेंक देती है। तुम्हें मुझसे शर्त रखने का कोई हक नहीं है। जो कर्ज तुम मुझ पर छोड़ गए थे, उसे तुम इस जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मैनेजर लू, तुम्हें तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। लवर्स हर दिन ब्रेकअप करते हैं, तो फिर मैं तुम्हारा कौन सा कर्जदार हो गया? यह सुनकर लू रुयान का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो, इसका सिर जमीन पर मारो और अचेन से माफी मंगवाओ। जिस पर लोग मेरा सिर पकड़कर जोर जोर से फर्श पर मारना शुरू कर देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा माथा सूज जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुकता। आखिरकार गुयान चेन बोलता है, रुयान, मैं अब ठीक हूँ, इसे जाने दो। जिस पर लू रुयान कहती है, आचेन, इसका इरादा बहुत बुरा है। इसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। तुम इसे लेकर नरम मत पड़ो। गुयान चेन धीरे से सिर हिलाता है। मैं इसके लिए दया नहीं दिखा रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को आजाद कर लो। रुयान, 3 साल हो गए हैं, तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। यह सुनकर लू रुयान तुरंत कहती है, आचेन, ज्यादा मत सोचो। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ उस दिलहीन आदमी से बदला लेना चाहती हूँ, बस इतना ही। सच में? बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। यह सुनकर गुयान चेन अनमने मन से सिर हिला देता है। इसके बाद लू रुयान मेरी तरफ देखती है। मेरा सिर खून से लथपथ था। वह ठंडी आवाज में कहती है, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसका घाव बांध दो। जिस पर पास से गुजर रहे डॉक्टर लू को बुला लिया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर लू मुझे जमीन पर देखता है, उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। मिस्टर लिन, यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि डॉक्टर लू वही इंसान था जो उस हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी सच्चाई जानता था। उसी ने मुझे पहले समझाने की कोशिश की थी। शाओवुजी एक फार्मास्यूटिकल मैडमैन है। उसका अपना बेटा भी उसकी वजह से वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया। उसकी लैबोरेटरी में ड्रग टेस्टर बनना मतलब अपनी जिंदगी किसी और की जिंदगी के बदले देना है। लेकिन उस समय मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी, क्योंकि चाहे मेरी जान चली जाती, मैं फिर भी लू रुयान को बचाना चाहता था। अब अगर लू रुयान उससे ज्यादा सवाल पूछती तो पुरानी सच्चाई सामने आ सकती थी, जिस पर मैं तुरंत पहले बोल पड़ता हूँ। बिंग और मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली थी। फिर देर रात मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर लू ने मेरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया था। मेरी बात सुनकर लू रुयान घृणा से भर जाती है। लिनबे, तुम सच में बेशर्म हो। इसके बाद वह गुस्से में आदेश देती है, पूरा वार्ड डिसइंफेक्ट करो और यहाँ मौजूद हर इंसान को भी। यह कहकर वह गुयान चेन को लेकर बाहर चली जाती है, जिस पर मैं जल्दी से डॉक्टर लू की स्लीव पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर लू, प्लीज लू रुयान को सच्चाई मत बताइए। डॉक्टर लू मेरी तरफ देखकर भारी सांस लेता है। तुमने उसे बचाने के लिए उस लैबोरेटरी में 3 साल तक नरक झेला। अब तुम मरने वाले हो और फिर भी वो तुम्हें गलत समझ रही है। क्या यह सब सच में इसके लायक था? मैं सिर्फ चुप रहता हूँ। तभी हैजमेट सूट पहनी हुई नर्सेज अंदर आती हैं। उनके हाथों में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे था। वे पूरे कमरे और मेरे शरीर पर लगातार स्प्रे करने लगती हैं। गाढ़े धुएं जैसी गंध मेरे गले में भर जाती है। मैं जोर जोर से खांसने लगता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर डॉक्टर लू गहरी सांस छोड़ता है
फिर मुझे एक टिश्यू देता है और मेरे माथे का घाव साफ करके दोबारा बैंडेज बांध देता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक लूरू यान कोई बहुत अजीब काम नहीं करती। वह सच में मुझे सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती रहती है और लगातार मुझे परेशान करती रहती है। कभी वह मुझे पानी का बेसिन पकड़ाकर अपने पैर धुलवाती है, फिर जानबूझकर बेसिन को लात मारकर गिरा देती है और मुझे घुटनों के बल बैठकर पूरा फर्श साफ करने को कहती है। कभी मैं घंटों मेहनत करके खाना बनाता हूँ, लेकिन वह पूरा खाना मेरे सामने जमीन पर डाल देती है और डॉग को खिला देती है। तुम जैसे गंदे इंसान सिर्फ जानवरों के लिए खाना बनाने के लायक हो। इसके बाद वह गुयान चेन को लग्जरी बुटीक्स में लेकर जाती है। वहां वह वॉचेस पर करोड़ों खर्च कर देती है और उन सभी बॉक्सेस को उठाकर विला तक पैदल ले जाने का काम मुझे मिलता है। मैं पूरे दिन और पूरी रात भागता रहता हूँ, जब तक कि आखिरकार सड़क पर थक कर गिर नहीं जाता। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को फिर हॉस्पिटल में पाता हूँ, जिस पर डॉक्टर लू गंभीर आवाज में कहता है, पिछले कुछ दिनों की ओवर एक्सर्शन ने तुम्हारे शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक हफ्ता बचा है। यह सुनकर मुझे दुख नहीं होता, बल्कि राहत महसूस होती है। आखिरकार मैं इस आधे मरे हुए शरीर को घसीटना बंद कर सकूंगा और लू रुयान के लिए दिल में दबे प्यार को भी साथ लेकर जा सकूंगा। लेकिन मरने से पहले मुझे एक काम और करना था। तभी मेरा फोन बजता है। दूसरी तरफ लू रुयान थी। लिन, तुम्हें सिर्फ हल्का एनीमिया है और तुम हॉस्पिटल में पड़े पड़े आराम कर रहे हो। जी, जल्दी रोमांटिक वेडिंग ड्रेस शॉप पहुंचो, आचन को कपड़े बदलने में मदद करनी है। जिस पर मैं बेड से उठता हूँ और शॉप की तरफ निकल पड़ता हूँ। क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला और डरावना लग रहा था, इसलिए मैं एक नर्स से हल्का मेकअप करवा लेता हूँ ताकि कोई मेरी हालत न समझ सके। जब मैं शॉप पहुंचता हूँ तब तक लू रु यान और गु यान चेन वेडिंग ड्रेस और ट्यूक्सिडो पहनकर फिटिंग रूम से बाहर निकल चुके थे। लैवेंडर कलर की वेडिंग ड्रेस लू रु यान की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी, जिस पर पास खड़ी शॉप असिस्टेंट्स तारीफ करते हुए कहती हैं, ये वेडिंग ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे मैनेजर लू ने खुद डिजाइन किया है। हाँ, मैंने सुना है कि इस ड्रेस पर बना लैवेंडर पैटर्न प्रोवेंस की ओरिजिनल डिजाइन को स्टिच बाय स्टिच कॉपी करके बनाया गया है। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं, क्योंकि यह वही ड्रेस थी जिसे मैंने कभी लू रुआन के लिए डिजाइन किया था और अब लू रु यान ने सच में उसे बनवा दिया था। लेकिन जिस इंसान से वह शादी करने जा रही थी वह अब मैं नहीं था। उधर लू रु यान बड़े प्यार से गुयान चेन के बाल ठीक करती है। फिर वह पलटकर मेरी तरफ देखती है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्सियन तो काफी रोजी लग रहा है। लगता है डॉक्टर के साथ मिलकर बीमारी का बहाना बनाया था। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। वह मेरी सच्चाई समझ चुकी थी। असल में मैं कुछ दिन और आराम करना चाहता था। लेकिन लू रु यान ठंडी आवाज में कहती है, लिन बे, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख युआन दिए हैं। छुट्टियां मनाने के लिए नहीं रखा है। जाओ अचन के शूज लेकर आओ। जिस पर मैं आगे बढ़ता हूँ, शेल्फ से पॉइंटेड लेदर शूज उठाता हूँ और उन्हें गुयान चेन के पैरों के पास रख देता हूँ। लेकिन तभी गुयान चेन अपना पैर उठाता है और पूरी ताकत से मेरे हाथ के ऊपर रख देता है। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिस पर वह बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहता है, ओह सॉरी, मेरी नजर फिसल गई थी, मैंने ठीक से देखा नहीं। वैसे भी ये सिर्फ एक सर्वेंट ही तो है। यह सुनकर लू रु यान बिल्कुल शांत रहती है। इस पर पैर रख दिया तो क्या हुआ? क्या इसके लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी? इसके बाद लू रु यान आगे बढ़ती है और गुयान चेन का हाथ पकड़ लेती है। उधर गुयान चेन की आंखों में साफ साफ प्यार दिखाई दे रहा था। एक शॉप असिस्टेंट भी बड़ी समझदारी से आगे आती है और लू रु यान की वेडिंग ड्रेस का ट्रेल ठीक करने लगती है, जिस पर कुछ लोग मुझे किनारे धकेल देते हैं। मैं चुपचाप वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि पीछे से किसी ने मेरी बांह पकड़ ली। मैं पलटकर देखता हूँ, वह लू रु यान थी। वह मुझे पास के लाउंज में खींच लेती है और रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। लिनबे, अगर तुमने उस समय चीट नहीं किया होता तो आज यह सब तुम्हारा होता। अब तुम्हें पछतावा होता होगा, है ना? पछतावा, ये शब्द सुनते ही मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता हूँ। अगर मैंने ड्रग टेस्टर बनने का फैसला नहीं लिया होता तो मुझे वो 3 अंधेरे और निराशा से भरे साल नहीं झेलने पड़ते। मैं मौत के इतने करीब भी नहीं पहुंचता। लेकिन अपने सामने खड़ी जिंदा और स्वस्थ लू रु यान को देखकर मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक था। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर लू रु यान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्यों? तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे पास पैसा भी है और स्टेटस भी, फिर तुम्हें पछतावा क्यों नहीं होता? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, कोई खास वजह नहीं। मैं अपनी जिंदगी में किए किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं करता। इसके बाद मैं एक बैंक कार्ड निकालता हूँ। यह बाकी के 64,000 युआन है। मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। लू रु यान, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। यह कहकर मैं कार्ड उसके हाथ में रख देता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कुछ देर और वहां रुका तो अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं डोर हैंडल पकड़ता हूँ, अचानक लू रु यान पीछे से दौड़कर आती है और अपनी बाहों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती है। अगले ही पल वह मुझे दीवार से दबा देती है। लिनबे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही 3 साल पहले वाली मासूम लू रु यान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो चले जाओगे, जब चाहो मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। लेकिन तभी
तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है। गुयू यन चेन ग्रूम सूट पहने दरवाजे पर खड़ा था और हमारी हालत देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। यह देखकर लूरू यान को जैसे होश आता है। वह तुरंत मुझे छोड़ देती है, फिर अपराध बोध से गुयान चेन की तरफ देखने लगती है। एचन, लेकिन गुयान चेन कुछ नहीं सुनता। वह कुछ कदम पीछे हटता है और फिर मुड़कर भाग जाता है, जिस पर लूरू यान तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उन दोनों के जाने के बाद मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे फिसल जाता हूँ। फर्श पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेता हूँ, लेकिन फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बाहर निकल आते हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था लूरू यान अब भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं मरने वाला था। भगवान, आखिर आप मुझे और लूरू यान को इतनी सजा क्यों दे रहे हैं? उधर दूसरी तरफ जैसे ही गो यान चेन वेडिंग शॉप से बाहर निकलता है, एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय पर लूरू यान उसे खींचकर पीछे कर लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह देखकर गो यान चेन कांपती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? ऐसा करती तो तुम खुलेआम लिन बे के साथ रह सकती थी। जिस पर लूरू यान गहरी सांस लेती है। अचैन, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनना चाहता। अचैन, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस दिन लिनबे मेरे सामने वापस आया, उस दिन से मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर मैं अभी तुमसे शादी करूं तो यह तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी होगी। यह सुनकर गो यान चेन की आंखें लाल हो जाती हैं। रुआन, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। लिनबे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? मैं तुमसे पूरे 5 साल से प्यार करता हूँ। जिस पर लूरू यान की आंखें भर आती हैं। लेकिन मैं लिनबे से 18 साल से प्यार करती हूँ। जब मैं 7 साल की थी और ऑर्फनेज में उससे पहली बार मिली थी, उस दिन उसने मुझे एक कैंडी दी थी। उस रात मैं चुपके से रो रही थी और उसी पल वो मेरे दिल में बस गया। उसने मुझे छोड़ा जरूर था, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। अचैन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह सुनकर गुयान चेन जल्दी से कहता है, रुआन, होश में आओ। लिनबे तुमसे प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। जिस पर लूरू यान बिना झिझक जवाब देती है, अगर उसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। इसके बाद लूरू यान गुयान चेन को वापस वेडिंग ड्रेस शॉप लेकर आती है। वह मेरे सामने अपने दिल की सच्ची बात कहने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले मैं बोल पड़ता हूँ। मैनेजर लू, बिंग और मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं वापस आया था, लेकिन अभी बिंग का कॉल आया था। हम दोनों की पैचअप हो गई है। उसने मेरे लिए यूएस की फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी है। मैं वापस जाने का फैसला कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी और मिस्टर गू की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं आप दोनों को 100 साल की खुशियां और ढेर सारे बच्चे होने की शुभकामनाएं देता हूँ। यह सुनकर लूरू यान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लिनबे, मैं तुम्हारे लिए क्या थी? जिस पर मैं जानबूझकर मुस्कुराता हूँ। सच में मैनेजर लू, क्या मुझे सब कुछ साफ साफ बोलना पड़ेगा? तुम सिर्फ बैकअप थी। जब मेरा और बिंग का ब्रेकअप हुआ था तब मैं तुम्हारी सफलता का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अब बिंग वापस आ गया है तो जाहिर सी बात है मैं उसी को चुनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैनेजर लू अच्छी नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे बिंग जैसे लोग पसंद हैं जो मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकें। यह सुनकर लूरू यान का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम सच में बेशर्म हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हाँ, मैं बेशर्म हूँ। ये बात तो तुम्हें 3 साल पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। यह कहकर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, लेकिन तभी लूरू यान हाथ फैलाकर मेरा रास्ता रोक देती है। लिनबे, मेरा ब्रेसलेट वापस करो। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। जिस पर मैं रुक जाता हूँ। फिर अपनी कलाई से वह शेल ब्रेसलेट उतारता हूँ जिसे मैंने टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा जोड़ा था। लूरू यान ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेती है और अगले ही पल उसे अपने पैर के नीचे रखकर पूरी ताकत से कुचल देती है। ब्रेसलेट फिर से टुकड़ों में बिखर जाता है। इस बार उसे दोबारा जोड़ने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसी पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल भी उसके साथ टूट गया हो। मैं धीरे से पूछता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ? जिस पर लूरू यान कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। उसे लेने के बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मेरे मरने के बाद भी लूरू यान स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहे। इसके बाद लूरू यान गुयान चेन की तरफ देखकर कहती है, आचैन, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आऊंगी तब मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। जिस पर गुयान चेन सिर हिलाता है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद लूरू यान मुझे जिंग सिटी की सबसे बड़ी कैंडी शॉप में लेकर जाती है। वह अंदर जाते ही कहती है, स्टोर की सारी कैंडी बाहर निकालो। शॉप स्टाफ हैरान रह जाता है। मिस, क्या आप सच में सारी कैंडी खरीदना चाहती हैं? हाँ, सारी। कुछ ही देर में वेयरहाउस की पूरी कैंडी हमारे सामने रख दी जाती है। फिर लूरू यान मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लिनबे, एक समय तुमने मुझे सिर्फ एक कैंडी दी थी और उसी एक कैंडी के साथ मेरा दिल भी ले गए थे। अब मैं तुम्हें हजारों और लाखों कैंडीज वापस दे रही हूँ ताकि अपना प्यार वापस खरीद सकूं। यह सुनकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभालते हुए कहता हूँ, ठीक है लूरू यान, आज से हमारे बीच कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। जिस पर वह सिर हिलाती है। हाँ,
अब हम बराबर हैं। इसके बाद वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। धीरे धीरे भीड़ में उसकी परछाई गायब हो जाती है और मैं उसे तब तक देखता रहता हूँ जब तक वह पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो जाती। फिर मैं नीचे रखी कैंडीज को उठाता हूँ, एक एक कैंडी खोलकर अपने मुंह में डालने लगता हूँ, खाता जाता हूँ जब तक कि मेरा पेट पूरी तरह भर नहीं जाता और फिर मुझे उल्टी होने लगती है। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और जोर जोर से रोने लगता हूँ। उन 3 सालों का दर्द, वो सारी तकलीफें और लू रू यान के लिए दबा हुआ प्यार, सब कुछ मेरे आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगता है। काफी देर बाद मैं शॉप असिस्टेंट से कहता हूँ कि सारी कैंडीज पैक करके जिंक सिटी ऑर्फनेज के बच्चों को डोनेट कर दी जाएं। इसके बाद अगले दिन मैं प्लेन टिकट खरीदता हूँ और अपने पहले से तय किए हुए फ्यूनरल लोकेशन प्रोवेंस की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगता हूँ। मैंने अपने लिए फ्लावर ब्यूरियल चुना था और मेरी राख को प्रोवेंस के लैवेंडर फील्ड्स में बिखेरा जाना था। लेकिन जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ने वाला होता हूँ तभी बड़े स्क्रीन पर एक कार एक्सीडेंट की न्यूज चलती है, जिसे देखकर मैं तुरंत उस बुरी तरह से टूटी हुई कार को पहचान लेता हूँ, क्योंकि वह लियो रुआन की कार होती है। यह देखते ही मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जिस पर मैं बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं बार बार लियो रुआन के फोन पर कॉल करता रहता हूँ, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस पर मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करता हूँ। उनसे बस यही मांगता हूँ कि लियो रुआन सुरक्षित हो, उसके बदले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं देने को तैयार होता हूँ। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ तब डॉक्टर लू गंभीर आवाज में गुयू यान चेन से कहता है, पेशेंट को रिवाइव कर लिया गया है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सीडेंट के इम्पैक्ट की वजह से उसकी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। उसकी कॉर्नियाज बुरी तरह खराब हो चुकी हैं। जब वह होश में आएगी तब वह देख नहीं पाएगी। जिस पर गुयू यान चेन घबराकर कहता है, डॉक्टर प्लीज आपको उसकी आंखें ठीक करनी होंगी, वे उसके लिए बहुत जरूरी हैं। जिसके जवाब में डॉक्टर लू कहता है, उसे ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई कॉर्निया डोनर मौजूद नहीं है। यह सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मैं डोनेट करूंगा, मैं अपनी कॉर्नियाज डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज सर्जरी तुरंत शुरू कीजिए। जिस पर डॉक्टर लू मेरी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लिन, एक जिंदा इंसान अपनी कॉर्नियाज डोनेट नहीं कर सकता, आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं। जिसके जवाब में मैं शांत आवाज में कहता हूँ, वैसे भी मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, अगर वह दोबारा नहीं देख सकती, अगर उसके देखने के लिए मेरा मरना जरूरी है, तो मैं अभी मरने के लिए भी तैयार हूँ। आगे काफी डिस्कशन और लायबिलिटी वेवर पर सिग्नेचर्स होने के बाद हॉस्पिटल आखिरकार सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और फिर गुयू यान चेन की तरफ देखता हूँ। प्लीज लियो रुआन को मत बताना कि कॉर्नियाज मैंने डोनेट की हैं। यह सुनकर गुयू यान चेन हैरान हो जाता है। वह पूछता है, आखिर क्या चल रहा है, तुम मरने वाले कैसे हो, और क्या उस समय तुम्हारा बेट्रेल सच में पैसों के लिए नहीं था? जिसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मिस्टर गू, अब से लियो रुआन का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे ऑपरेटिंग रूम की तरफ चला जाता हूँ। ऑपरेटिंग रूम के अंदर मैं और लियो रुआन एक दूसरे के पास रखे 2 बेड्स पर लेटे होते हैं, जिस पर मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी फिंगर के साथ इंटरलॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं चुपचाप उस नाम को पुकारता हूँ जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में छिपाकर रखा था। बेबी, मरने से पहले तुम्हारे लिए आखिरी बार कुछ कर पाने से मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू। इसके बाद जैसे जैसे एनेस्थीसिया मेरे शरीर में इंजेक्ट होता जाता है, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर आखिरकार मेरी उंगलियां उसके हाथ से अलग हो जाती हैं। दूसरी तरफ लियो रुआन को ऐसा फील होता है जैसे वह एक बहुत लंबा सपना देख रही हो। उस सपने में ऑर्फनेज में हमारी पहली मुलाकात होती है, फिर हमारा पहला किस दिखाई देता है और फिर मेरा बेट्रेयल और कैंडी स्टोर में हमारी आखिरी जुदाई भी नजर आती है। जिसके बाद धुंधली सी आवाज में उसे कोई कहते हुए सुनाई देता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, डोनर लिंबे की डेथ हो चुकी है। इसके कुछ ही समय बाद मेरे शरीर को सफेद चादर से ढक दिया जाता है और ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जाता है। यह देखते ही गुयू यान चेन घबराकर आगे बढ़ता है, जिस पर डॉक्टर कहता है, सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन को हार्ट फेलियर की वजह से शॉक आया और उनकी डेथ हो गई। यह सुनकर गुयू यान चेन पूरी तरह स्टंट रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसने अभी अभी यह शक करना शुरू किया था कि शायद लू रू यान के साथ मेरा बेट्रेल किसी छिपे हुए कारण की वजह से हुआ था, लेकिन अब मैं उसकी आंखों के सामने मर चुका होता हूँ। इसी दौरान फ्यूनरल सेंटर के कुछ स्टाफ आगे आते हैं और मेरे द्वारा जिंदा रहते हुए साइन किया गया एंट्रास्टमेंट लेटर दिखाते हैं, जिस पर वे कहते हैं, मिस्टर लिन ने 10 दिन पहले हमारे साथ अपना फ्यूनरल बुक कराया था, कृपया उनका बॉडी हमें ट्रांसफर कर दीजिए। यह सुनकर गुयू यान चेन चौंक जाता है। तुम कह रहे हो कि लिन बे ने 10 दिन पहले अपना फ्यूनरल बुक किया था? जिसके जवाब में स्टाफ कहता है, यस, अब हम एग्रीमेंट के अनुसार मिस्टर लिन के बॉडी का क्रिमेशन करेंगे और उनका फ्यूनरल आयोजित करेंगे। इतना कहकर वे लोग मेरे बॉडी को वहां से ले जाते हैं, जिस पर गुयू यान चेन उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ रिकवरी रूम से लियो रुयान को बाहर लाया जा रहा होता है। इसलिए वह और कुछ सोच नहीं पाता और लियो रुयान के साथ उसके हॉस्पिटल रूम में चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद लियो रुयान एनेस्थीसिया से जागती है। जैसे ही वह अपने बेड के पास गु यान चेन को देखती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसका पूरा सपना सिर्फ मेरे बारे में था। लेकिन आंख खुलते ही उसके सामने मैं नहीं बल्कि गिया गुटियान चेन खड़ा होता है।
उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, लियू रुयान, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। वह हार्टलेस आदमी शायद अब तक यूएस के लिए फ्लाइट पकड़ चुका होगा ताकि बिंग के साथ फिर से रह सके। जिस पर गु यान चेन मुस्कुराकर कहता है, रुयान तुम जाग गई? और लियू रुयान जवाब देती है, एन मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जिस पर वह कहता है, लियूयान अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। इसी दौरान अटेंडिंग डॉक्टर अंदर आता है और जाग चुकी लियू रुयान का पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप शुरू करता है। विजन नॉर्मल है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन का कोई साइन नहीं है। यह सुनते ही लियू रुयान चौंक जाती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? उसे अचानक ऑपरेटिंग रूम की वह धुंधली आवाज याद आने लगती है जिसे उसने सपने का हिस्सा समझ लिया था। जिस पर वह सोचने लगती है, क्या यह सच हो सकता है? जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है, यस, कार एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से आपकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। आपकी कॉर्नियाज बुरी तरह रप्चर हो गई थी। अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाती। यह सुनते ही लियू रुयान तुरंत पूछती है, मेरी कॉर्नियाज किसने डोनेट की? वह कौन है? लेकिन डॉक्टर कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स की वजह से हम डोनर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। जिस पर लियू रुयान तुरंत बेड से उठने की कोशिश करती है। यह देखकर गुयू यान चेन पूछता है, रुयान तुम क्या कर रही हो? जिसके जवाब में वह कहती है, अगर वे मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी। फिर गुयू यान चेन कहता है, मुझे पता है वह कौन है। वह वही वुमन है जिसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। जिस पर लियू रुयान थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, एन क्या तुम्हें पता है, ऑपरेटिंग रूम में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। उसमें सिर्फ लिन बे था। मैंने ये भी सपना देखा कि मेरी कॉर्नियाज उसी ने डोनेट की थी। क्या यह कितना अजीब नहीं है? जिसके जवाब में गु यान चैन कहता है, रुयान लिन बे को भूल जाओ। उन सभी यादों को एक खूबसूरत, चमकदार लेकिन दर्द भरे और कभी न भूलने वाले ड्रीम की तरह समझो। यह सुनकर लियू रुयान धीरे से कहती है, शायद मुझे सच में आगे बढ़ना चाहिए। लिन बे, आज से मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। इसके बाद एक हफ्ते बाद लियू रुयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और गु यान चेन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। जल्द ही उनकी शादी की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है। लेकिन जैसे जैसे वेडिंग डे करीब आता है, लियू रुयान पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने लगती है। कई बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह शादी से भाग जाए और मुझे ढूंढने के लिए यूएस चली जाए। लेकिन हर बार वह खुद को जबरदस्ती रोक लेती है। वह खुद से कहती है कि एन ने उसकी जान बचाई थी। उसके जीवन के सबसे अंधेरे और मुश्किल समय में वही उसके साथ खड़ा रहा था, इसलिए वह एन को निराश नहीं कर सकती। धीरे धीरे लियू रुयान शराब के सहारे खुद को सुन्न करना सीख जाती है, क्योंकि सिर्फ नशे की हालत में ही वह अपने दर्द को कुछ समय के लिए भूल पाती है। एक बार फिर नशे में होने के बाद लियू रुयान गुयान चेन को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। तुम मेरे साथ इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने को माफ कर सकती हूँ। मैं यूएस में बानिंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भी नजरअंदाज कर सकती हूँ। लिनबे, वापस आ जाओ। तुमने वह वेडिंग ड्रेस देखी थी ना जिसे मैंने डिजाइन किया था? क्या वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुमने डिस्क्राइब की थी? जब मैं उसे डिजाइन कर रही थी तब मैंने न जाने कितनी बार इमेजिन किया था कि मैं उसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिनबे, अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर भी तुमने बानिंग को क्यों चुना? क्यों? आखिर क्यों? जिस पर वह लगातार गुयू यान चेन का हाथ पकड़कर जवाब मांगती रहती है। लेकिन गुयू यान चेन के दिल को कभी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा से जानता था कि लियू रुयान मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। दिन में चाहे वह इसे कितनी भी अच्छी तरह छिपा ले, लेकिन वह जानता है कि उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। इसके बाद जब वह लियू रुयान को घर छोड़ता है तब वह अकेला विला से बाहर निकल आता है। वह अंधेरे होते आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान आसमान का एक तारा बन जाता है। लिन, क्या तुम अब एक तारा बन चुके हो? पहले वह मुझे गोल्ड डगर, मटेरियलिस्टिक, घमंडी और क्रूअल इंसान समझता था, लेकिन कॉर्नेल इंसिडेंट के बाद उसे लगने लगता है कि शायद वे लोग शुरू से ही मुझे गलत समझते आए थे। शायद इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसा ट्रुथ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसे लगता है कि उस सच्चाई की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूं और जो मर चुके होते हैं वे दोबारा वापस नहीं आते। कभी कभी सच्चाई भी एक बोझ बन जाती है, जिस पर वह अपने लिए वेडिंग डे को एक डेडलाइन बना लेता है। अगर लियू रुयान सच में उसका हाथ पकड़कर ऑल्टर तक पहुंच जाती है तो वह पूरी जिंदगी उससे प्यार करेगा, उसका ख्याल रखेगा और उसके दिल को गर्माहट देता रहेगा। लेकिन अगर आखिर में उनकी शादी नहीं हो पाती तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। और तब वह लियू रुआन को मेरी कॉर्नेल डोनेशन की पूरी सच्चाई बता देगा। वेडिंग से 3 दिन पहले लियू फैमिली और गू फैमिली के रिश्तेदार शादी की अरेंजमेंट्स डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लियू रुआन बचपन में ही ऑर्फन हो गई थी और ऑर्फनेज में पली बढ़ी थी, इसलिए उसके संपर्क में बहुत कम रिश्तेदार थे। लेकिन गो फैमिली काफी बड़ी थी और शादी में शामिल होने के लिए कई रिश्तेदार विदेशों से वापस आए हुए थे। इसी दौरान गु यान चेन का कजिन यूएस से वापस आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रोदर, सिस्टर इन लॉ,
ये मेरी गर्लफ्रेंड बनिंग है। यह सुनते ही पूरे कमरे का माहौल अचानक बेहद शांत हो जाता है। लियू रुयान की नजरें सीधे बान नग पर टिक जाती हैं, जिस पर वह हैरानी से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर लिनबे का क्या हुआ? दूसरी तरफ बानेनग भी लियू रुयान को पहचान लेती है। यह देखकर उसे महसूस होता है कि दुनिया सच में बहुत छोटी है। जिस लड़की को कभी मैंने अपने फेक अफेयर का हिस्सा बनने के लिए कहा था, आज वही उसके बॉयफ्रेंड के जरिए फिर से उसके सामने खड़ी होती है। उस घटना को याद करके बानिंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, जिस पर वह कहती है, लिनबे की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था। गू ही मेरा रियल लव है। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तो पहले तुम लिनबे को बहला फुसलाकर यूएस ले गई और अब कह रही हो कि तुम्हारा ट्रू लव कोई और है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, तुम जैसी टू टाइमिंग वुमन को। जिस पर बानिंग गुस्से में कहती है, बकवास मत करो और मुझे बदनाम मत करो। मैं गू के साथ पूरी सिंसियरिटी से हूँ। मैंने कब किसी को धोखा दिया? जिसके जवाब में लियू रुयान तुरंत कहती है, अगर तुम गू के लिए सिंसियर हो तो लिनबे का क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उसे मुझसे दूर क्यों ले गई? उसे विदेश क्यों लेकर गई? यह सुनकर बानिंग कुछ पल चुप रह जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या सच में लिनबे ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जिस पर लियू रुयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसी समय गू यान चेन भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर वह पूछता है, गू क्या तुम्हें भी मेरी सिंसियरिटी पर शक है? जिसके जवाब में गुयू यान चेन गंभीर होकर पूछता है, तो क्या जो कुछ उसने कहा वह सब झूठ है? यह